हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं केंद्रक। पिछले 2 लेक्चर हम देख चुके हैं जिनमें हमने केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है न्यूक्लियोलस। केंद्रक में भी टॉपिक है न्यूक्लियोलस। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि न्यूक्लियोलस क्या होता है, क्या इसके कार्य होते हैं। तो देखो, ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। इस न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में ये जो बीच वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये वाला बिल्कुल राउंड शेप जो बना रखा है मैंने, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। अगर हम देखते हैं इसको न्यूक्लियोलस को, तो ये एक ऑर्गन के अंदर ऑर्गन है, यानी कि सेल के अंदर ऑर्गन है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक ऑर्गन है, इसके हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये विद इन सेल, इनकी सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल के रूप में, ऑर्गेनेल में भी ऑर्गेनेल के रूप में पाया जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की खोज सर्वप्रथम फोंटाना ने की हुई। अब इस न्यूक्लियोलस को देखा गया था भाई सबसे पहले, ये आप ध्यान रखें, तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के द्वारा इसे देखा गया। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के द्वारा इसे देखा गया। नेक्स्ट, ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है जो केंद्रक के अंदर पाई जाती है इन न्यूक्लियस। केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। ये स्फीरॉइड होती है, इनकी गोलाकार हो सकती है, कोलॉइड हो सकती है। कोलॉइड हो सकती है, और ये जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स NOR से एसोसिएटेड होता है। इस केंद्रिका को, न्यूक्लियोलस को अगर हम देखें तो बेसिकली इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो जिसके द्वारा ये बना हुआ है, या इसके हम एलिमेंट्स कहें, ये सभी एलिमेंट्स इसी के अंदर, यानी कि केंद्रक के अंदर होते हैं। देखो, ये वाला जो है ना, ये हम इसको मेम्ब्रेन नहीं कहते हैं, ये है पेरी न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियोलर मटेरियल, यानी कि जो जिसके अंदर केंद्रिका का जो आंतरिक पदार्थ है वो बंद रहता है। पेरी मतलब पर्यावरण या इसका आवरण। नेक्स्ट, इसमें 3 रीजन्स होते हैं। मेनली बात यह है कि इसमें 3 रीजन्स होते हैं। इसमें इन रीजन्स का नाम अगर हम देखें तो इन रीजन्स का नाम होता है पार्स एमोर्फा, दूसरा है पार्स ग्रेन्युलोसा, और तीसरा होता है पार्स फाइब्रिलोसा। तो ये 3 रीजन इसके अंदर पाए जाते हैं, आपको दिखाई देते हैं। देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये है इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमैटिन। ये अभी हम देखेंगे बाद में कि क्या काम करता है, ठीक है। उसके बाद 3 पार्ट आपको इसमें दिखाई देंगे। एक तो ये, इसको हम कहेंगे RNA फाइब्रिल्स। ये एक्चुअली RNA के फाइब्रिल्स होते हैं, इसलिए इसको हम फाइब्रिलर रीजन या फाइब्रिलर पोर्शन या पार्स फाइब्रिलोसा कहते हैं। उसके बाद ये जो कणिकीय भाग है, ये ग्रेन्युलर रीजन है, इसे हम कहते हैं ग्रेन्युलर रीजन या पार्स ग्रेन्युलोसा। एक इसमें अमोर्फा भाग होता है, जिसको हम कहते हैं
पार्स एमोर्फा, जिसमें न तो कणिकाएं हैं न इस तरह की कोई फाइबरस है, वो इन सबसे छोटे आकार के कण इसके अंदर पाए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं पार्स एमोर्फा। तो 3 रीजन्स आपको इसके अंदर दिखाई देते हैं, पार्स ग्रेन्युलोसा, पार्स फाइबुलोसा, पार्स एमोर्फा। अब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन को अगर हम देखें तो देखो ये एक क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम, ये न्यूक्लियोलर है, इस तरह से ये न्यूक्लियोलर है, ये क्रोमोसोम है। तो ये जो है ना, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या न्यूक्लियोलर रीजन, जो इसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। अब इस रीजन में अगर देखें तो ये रीजन इसके साथ एसोसिएट होता है। ये वाला जो है इसको हम सैटेलाइट या अनुषंगी काय भी कहते हैं, सैटेलाइट। अब अगर आप देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये केवल 5 क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22। तो जो NOR है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, NOR, ये केवल और केवल इन 5 क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है और किन्हीं के अंदर नहीं पाया जाता। तो न्यूक्लियोलर जो न्यूक्लियोलस है उससे जुड़े हुए क्रोमोसोम होते हैं 5, क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22। ये आपको याद रखना है। अब हम इसके फंक्शंस की बात अगर करें तो देखिए फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस, कौन कौन से फंक्शन होते हैं इसके? देखो पहला काम इसका होता है राइबोसोम RNA का फॉर्मेशन, RNA का फॉर्मेशन, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। राइबोसोमल RNA यानी कि राइबोसोमल RNA जो होता है, उस राइबोसोमल RNA का जो निर्माण है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। तो इस भाग से इस RNA का निर्माण होता है। उसके अलावा राइबोसोम असेंबली के लिए जो प्रोटीन्स की जरूरत होती है, या हम एक ही शब्द में लिख दें कि राइबोसोम का बायोजेनेसिस, राइबोसोम का बायोजेनेसिस इसके अंदर होता है। किसमें? केंद्रिका के अंदर होता है। RNA फॉर्मेशन एंड राइबोसोम बायोजेनेसिस इसके अंदर होता है। ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा कुछ SNRNPs, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स का निर्माण भी इस केंद्रिका के अंदर होता है। ये RNA एडिटिंग में काम आते हैं, RNA एडिटिंग में काम आते हैं। उसके बाद सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल की फॉर्मेशन भी यहीं पर होती है।
अब ये हम कुछ अलग से बात करेंगे कि सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ये हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो ये थे आज का हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था न्यूक्लियस, वो आज हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके सारे पार्ट्स हमने देख लिए हैं। अब अगर हम देखें तो एक पार्ट इसमें रह रहा है, उस पार्ट को भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उस पार्ट का नाम है क्रोमेटिन। ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये पोर्शन जो है ये क्रोमेटिन है। अब ये क्रोमेटिन जो है ये दो प्रकार का है, एक यूक्रोमेटिन, एक हेट्रोक्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दूसरे स्टूडेंट्स को, दूसरे लोगों को, ताकि वो अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।